हमारी आज के ड्रामा का नाम है लिसन टू द स्टार्स। कहानी काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये कहानी का पार्ट 1 है। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आए। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग रोज़ को देखते हैं। वो किसी को ढूंढते हुए एक होटल में गई थी, लेकिन तभी वो हो से टकराती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों के पास्ट के मोमेंट उनके सारे सामने फ्लैशबैक में आने लगते हैं। कुछ टाइम पहले दोनों रिलेशनशिप में हुआ करते थे। एक दिन हो का रोज़ की वजह से आई का एक्सीडेंट हो जाता है और उस दिन वो लास्ट टाइम उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल गई थी और वो हो से ब्रेकअप करने के लिए बोलती है। हो उसे कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, वो उससे बहुत प्यार करती है। रोज़ कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि अब तुम क्रिपल्ड हो चुके हो, लेकिन उसके इन सब के पीछे का रीज़न हो को नहीं पता चला था। इस बात को 5 साल बीत जाते हैं। 5 सालों तक रोज़ कहाँ है, क्या कर रही है, हो को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और अब उसकी आंखें ठीक हो चुकी थी। जब वो रोज़ से कोइंसिडेंटली मिलता है तो वो उसे खींचते हुए होटल के कमरे में जाता है। रोज़ से वो कहता है 5 साल तुम मुझसे छुपते आई थी, लेकिन अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देने वाला हूँ। मुझे जानना है कि 5 years बिफोर तुमने मुझे क्यों छोड़ा था। तुम्हें तो मेरे डैड ने 2 million रुपीज़ दिए थे ब्रेकअप फी पर। क्या इसी वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया था? तुम्हें लगा कि अब मैं क्रिपल्ड हो चुका हूँ, तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ, पैसे तो तुम्हें मिल ही रहे थे। रोज़ कहती हाँ, कुछ यही था, पैसों की ज़रूरत थी मुझे। इसी वजह से जब तुम्हारे फादर ने ब्रेकअप करने के लिए मुझे पैसे ऑफ़र किए तो मैंने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। अब वो हो के साथ अपना कोई फ्यूचर नहीं देखती थी। इसी वजह से वो हो से बार बार इस चीज़ के लिए झूठ बोल रही थी। उन्हें नहीं पता था कि उनकी इन हरकतों को कोई और भी देख रहा है। यहाँ पर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ करके जाने नहीं दूँगा। तुम्हारी वजह से अब मैं कलर्स नहीं देख पाता हूँ, मैं कलर ब्लाइंड हो चुका हूँ। मेरा सपना था एक पेंटर बनने का और अब वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आसानी से इतनी ज़िंदगी में तुम्हें जीने दूँगा। जो लड़की हिडन कैमरा से इनके मोमेंट को देख रही थी वो कोई और नहीं, वो फ़िलहाल वो की प्रेजेंट फियोंसे होने वाली थी। उसकी फैमिली चाहती थी कि वो यहाँ पर जीजी से शादी कर ले, इससे बिज़नेस का भी फ़ायदा है और जीजी बहुत रिच है। जीजी रोज़ और हो के बारे में सब कुछ जानती थी। अब जब वो देखती है कि रोज़ वापस से हो के लाइफ में आई है तो वो उससे अलग करने का सारा प्लान करने वाली थी। रोज़ उसे सॉरी बोलती है कि उसकी वजह से वो के साथ ये कलर ब्लाइंडनेस वाला प्रॉब्लम हुआ। वो उसे कहता है तुम्हारे सॉरी के लिए शायद बहुत ज़्यादा ही देर हो चुका है, लेकिन याद रखना अब मैं तुमसे हर उस एक चीज़ का बदला लेने वाला हूँ जो कि तुमने मुझसे छीना है। रोज़ जानती थी कि वो उसे नफ़रत करता है उसे छोड़ करके जाने की वजह से, लेकिन उस समय उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। आखिरकार क्या रीज़न था वो तो हमें आगे ही पता चलेगा, लेकिन कहानी एक्चुअल में शुरू होती है इसी नफ़रत से और आगे जाके क्या होगा वो हमें पता चलने वाला है। यहाँ पर इस तरीके से जो रोज़ है वो वहाँ से जाने लगती है तो वो उसे कहता है फ़ोन दो अपना। वो उसे अपना फ़ोन देती है तो फिर वो उसमें अपना नंबर सेव कर देता और कहता है एक कॉल पे फ़ोन उठाना और अगर तुमने मुझे इग्नोर करने का कोशिश किया, ये मुझे छोड़ करके भागने का कोशिश किया तो मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। एक बार तुम गायब हो चुके हो और दोबारा मैं तुम्हें मौका नहीं देने वाला हूँ। वो जानती थी कि कहीं ना कहीं वो उसे नहीं ही छोड़ेगा क्योंकि अब वो उसके पीछे बुरी तरीके से पड़ने वाला था। उसे उन चीज़ों का रिवेंज चाहिए था जो रिवेंज की उसे ऐसा लगता है कि रोज़ वो टॉर्चर झेलने के लायक है। और यहाँ पे रोज़ चुपचाप फिर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन उसने अपने सेक्रेटरी से रोज़ के बारे में इन 5 सालों में क्या हुआ सब कुछ पता लगाने के लिए बोला था। उसे पता चलता है कि 5 years बिफोर जब हो का एक्सीडेंट हुआ था तो वो अपनी ग्रैंड मदर को यहाँ से लेकर के चली गई थी, लेकिन 2 साल बाद वो फ़ॉरेन से अकेले लौटी है। यहाँ वह एक छोटी सी कंपनी में काम करती है और बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स भी करती है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद रोज़ को पैसे की ज़रूरत है, इसी वजह से वह ऐसा कर रही है। अब वो शुरुआत में यहाँ पर रोज़ को परेशान करने का डिसाइड करता है ताकि यहाँ पर वो पूरी तरीके से अकेले हो जाए और उसके पास आ जाए। वो उसे रिवेंज लेने के लिए कह तो रहा था, लेकिन अब भी वो उससे उतनी ही मोहब्बत करता था जितना कि वो 5 years बिफोर उससे किया करता था। बस ये बात वो किसी को बताना नहीं चाहता था, वरना बेचारे की बेइज्जती हो जाती कि लड़की काट के गई और फिर भी वो उसी से प्यार कर रहा है। अब यहाँ पर
रोज़ सोच रही होती है हुआ के साथ हुआ इंसिडेंट के बारे में। वो अपने घर पर पहुंचती है तो वहाँ देखती है कि उसके ऑनर ने उसके घर से सारा सामान निकाल दिया है। अब वो ऑनर से पूछने लगती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उनका तो रेंट भी वो समय पर दिया करती है। इस बात पर वो से कहती है कि देखो, मैं ये अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रही, लेकिन तुमने ज़रूर ही किसी हायर लेवल के लड़के को अफेंड कर दिया है और वो अब तुम्हें जाने नहीं देने वाला है। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर तुम्हें उस इंसान से बातचीत हो गई तो फिर तुम यहाँ आराम से आ सकती हो, लेकिन तब तक मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। इसी वजह से मुझे तुम्हें घर से निकालना पड़ रहा है। उसे खुद नहीं समझ में आता कि अब वो कहाँ जाने वाली है। उसे इतना तो पता था कि ये सब कुछ वो कर रहा है उससे रिवेंज लेने के लिए। वो यही सब कुछ सोच रही थी, तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर रोज की फ्रेंड एनी आ जाती है अपने भाई गू के साथ। गू जो था वो रोज को पसंद किया करता था, लेकिन यहाँ पर वो कभी उसे ये बातें कन्फेस नहीं कर पाया था। वो यहाँ पर आती हैं उसे लेकर के बहुत ज़्यादा वाला परेशान हो जाती है और तभी उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में रोज को जॉब से भी निकाल दिया गया है। उसका मैनेजर उसे कॉल करके बोलता है कि तुम्हें जॉब से निकाला जा रहा है, इस मंथ की सैलरी तुम्हें मिल जाएगी और तुम्हें जॉब पर आने की ज़रूरत नहीं है। वो रीजन पूछ रही थी तो वो कहता है कि तुमने किसी हायर लेवल को ऑफेंड कर दिया और उनकी तरफ से ही ये ऑर्डर आया था। तो वो समझ जाती है कि एक्चुअल में क्या बात है। बात तो यही है कि वो जानबूझ कर के हुआ ने उसे जॉब से भी निकलवाया। अब क्या किया जाए भाई। रोज़ की फ्रेंड उसे कहती है कि बहन, तू मेरे कहने के बावजूद भी यहाँ पर क्यों ही रह रही थी उस इंसान के साथ। मेरी बातों को समझा करो। तुम चलो मेरे साथ मेरे घर। ऐसा थोड़ी है कि मेरे घर पर कोई जगह नहीं है रहने के लिए। हमारा घर इतना बड़ा है, हम गरीब नहीं हैं, आराम से तुम मेरे घर रह सकती हो। रोज़ शुरुआत में ऐसा लग रहा था उसे कि वो बेकार में अपनी फ्रेंड को परेशान करेगी, लेकिन एनी यहाँ पर उसे बहुत ही इंसिस्ट करती है और कहती है कि अगर तुम हो से दोबारा नहीं मिली होती तो ये सब कुछ नहीं होता। मुझे उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है। वो सच्चाई नहीं जानता है फिर भी तुम्हें क्यों ही बुली कर रहा है। गू को रोज़ पर तरस आ रहा था कि वो एक अजीब सी सिचुएशन में फंस चुकी है। दूसरी तरफ वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है कि जैसा उसने कहा था वैसा हुआ ही नहीं। उसका सेक्रेटरी वहीं रुक कर के इन चीज़ों को देख रहा होता और वो इन्फॉर्म करता है कि रोज़ अपनी फ्रेंड के घर पर शिफ्ट होने के लिए गई हुई है और उसे पता चलता है कि उसका भाई भी है। तब उसे जलस होने लगता है कि वह उसके पास आने के बजाय उस लड़के के साथ क्यों ही जा रही है स्टे करने के लिए। वो उससे अगर बोलेगी, रिक्वेस्ट करेगी तो वो ज़रूर ही उसे अपने घर में रख लेगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि रोज़ का सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी है जो कि उसे वो कभी नहीं छोड़ने वाली है। वो अपनी फ्रेंड के साथ कॉफ़ी पीने के लिए जाती है, जहाँ पर कि उसकी फ्रेंड उसे कह रही थी कि तुम मेरे भाई गू की कंपनी में जॉब क्यों नहीं कर लेती हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम बेकार में उस छोटी सी कंपनी में गई थी, इस वजह से तुम्हें इतने सारे प्रॉब्लम्स भी होते थे। तुम मेरे भाई की कंपनी में जॉब कर लो, वो तुम्हें एक अच्छी पोजीशन दिला देगा और तुम टैलेंटेड भी तो हो। रोज़ इस बारे में सोच रही होती है कि हाँ, थोड़ा सा स्टेबल होने के लिए उसे पैसे तो चाहिए और अगर गू की कंपनी में उसे जॉब मिल जाता है तो फिर तो अच्छी ही बात है। वो दोनों अभी ये सारी बातें कर ही रहे थे। वो पूछ रही थी कि हुओ का बिहेव कैसा है तुम्हारे साथ। रोज़ से कहती है कि वो पहले की तरह ही है, दिखाता तो है कि उसका केयर नहीं करता, लेकिन वह भी शायद इतना ही उसे मानता है। दूसरी तरफ रोज का एक वीडियो क्लिप एडिट करके यहाँ इंटरनेट पर वायरल होने लगता है, जिसमें कि हुओ का फेस ब्लर किया हुआ था। हम सब समझ जाते हैं कि ये किसने किया होगा। ऑब्वियसली जिजी ने ही किया होगा, रोज को डिफेम करने के लिए कि वो उस लड़के को पटाने का कोशिश कर रही है, सेड्यूस करने का कोशिश कर रही है, लेकिन वह लड़का उसे रिजेक्ट कर दे रहा है। और ये वीडियो इतनी तेज़ी से वायरल होता है कि सब लोग यहाँ पर रोज़ को पहचान जाते हैं। ये वेट्रेस कहती है, तुम तो वही मिस्ट्रेस हो ना जो लोगों के रिश्ते ख़राब करने का काम कर रहे हो और तुम्हारा वीडियो वायरल हो रहा है। रोज़ को समझ नहीं आता है। एनी अपना फ़ोन चेक करती है तो वो वीडियो उसके पास भी आया था। उस वीडियो को देखती ही वो रोज़ को दिखाती है। रोज़ को लगने लगता है कि शायद ये सब कुछ हुओ ने किया है, उसे डिफेम करने के लिए और उसका इंसल्ट करने के लिए। उसकी फ्रेंड यहाँ पर जो लोग भी रोज़ को ताने दे रहे थे उससे लड़ रही थी और कह रही थी कि जब तक तुम लोग पूरी बात नहीं जानते हो, अपना ज्ञान देने के लिए क्यों ही आ जाते हो दूसरों की ज़िंदगी में। लेकिन रोज़ अपनी फ्रेंड को चुप रहने के लिए कहती है क्योंकि उसे पता था कि इन गधों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस दूसरों पर कमेंट करना ही इन्हें आता है। सारे लोग उन्हें घेर करके खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर अब उसे वहाँ से निकलने भी नहीं दिया जा रहा था। उनमें से एक गलती से यहाँ पर रोज़ के हाथ पर चढ़ जाता है, जिससे कि उसे चोट लग जाता है। सब यहाँ पे रोज़ को ही बुली कर रहे होते हैं और उसे बोल रहे थे कि तुम एक मिस्ट्रेस हो और तब भी इतना सेल्फ रिस्पेक्ट ले करके चल रहे हो। तभी इस भीड़ में एंट्री होती है हो की और वह यहाँ पर आते ही कहता है कि उस वीडियो में जो लड़का है वो मैं हूँ। अब
हुओ को देखते ही सब शौक हो जाते हैं, क्योंकि हुओ एक काफ़ी फेमस पर्सनालिटी थी। भले ही वो इस प्यार मोहब्बत के मामले में कभी पड़ा नहीं था, लेकिन इस तरीके से उसका यहाँ सामने आकर के इस बात को कन्फेस करना सबके लिए काफ़ी शौक कर देता है। वो यहाँ आते ही कहता है कि एक्चुअल में उस वीडियो में मैं हूँ और रोज़ कोई मिस्ट्रेस नहीं है, वो मेरी एक्चुअल में फियांसे है। कुछ टाइम पहले हमारे बीच किसी बात को लेकर के लड़ाई हो रही थी, और ये जो रिपोर्टर्स हैं उन लोगों ने इन बातों को घुमा फिरा करके पब्लिक के सामने रखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि उस वीडियो में देख रहा है, और मैं उस रिपोर्टर को पकड़ करके पनिशमेंट ज़रूर देने वाला हूँ जिसने कि मेरी फियांसे रोज़ की इमेज ख़राब करने का कोशिश किया है। रोज़ वो को धीरे से कहती है कि वो ये क्या कर रहा है। वो उसे कहते तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं तुम्हें इस बुरे सिचुएशन से निकाल रहा हूँ। वो उन लोगों को भी कहता है कि रोज़ के बारे में कोई भी बुरी न्यूज़ इंटरनेट पर नहीं आनी चाहिए, और वो रोज़ को वहाँ से लेकर के जाता है। इसके बाद वो ऑफिस में था तो एनी उससे जीजी उससे मिलने के लिए आती है। वो हुआ से कहती है तुम भूल गए क्या, तुमने कहा था कि तुम रोज़ से रिवेंज लोगे, रोज़ की वजह से ही तुम्हारी आंखें ख़राब हुई थी, अब तुम कभी लाइफ में पेंटिंग नहीं कर सकते हो, और तुम वापस से उसे सपोर्ट कर रहे हो, उसे अपनी फियांसे बना रहे हो। वो से कहता है कि मैं अपना रिवेंज भूला नहीं हूँ, रोज़ से मैं रिवेंज लूँगा लेकिन इस तरीके से नहीं, और मुझे ये भी जानना है कि किसने मेरे इस हिडन वीडियो को इंटरनेट पर डाला है, हमारे उस कमरे में हिडन कैमरा आया कहाँ से, मैं उस रिपोर्टर को ज़रूर ही पकड़ूंगा। एनी जीजी थोड़ा सा घबराने लगती है, क्योंकि यहाँ पर उसे पता था कि अगर वो को पता चल गया तो उसे छोड़ने नहीं वाला। उसने उसके प्राइवेट वीडियो को इस तरीके से इंटरनेट पर डाला है। अब वो हुआ को कहती है तो ठीक है, जितनी जल्दी हो सके रोज़ से रिवेंज लो, भूलना मत कि मैं होने वाली तुम्हारी फियांसे हूँ। हुआ ने कभी भी इस बात को माना नहीं था, लेकिन जीजी उसके डैड के कहने पर उनकी कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट थी, तो बस वो उसके साथ रहा करती थी। वो वहाँ से जाती है तो वह रोज़ से मिलती है। वो रोज़ को डांटते हुए कहती है तुम्हें थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए, तुम्हारी वजह से पहले भी वो इंजर्ड हो चुका है। ये बोल करके वो वहाँ से चली जाती है। उसका सेक्रेटरी रोज़ को हुओ के ऑफिस में जाने के लिए बोलता है। जब वो वहाँ पर जाती है तो हुओ उसे ऑफ़र देता है कि तुम्हें 6 महीने के लिए मेरी फेक फियांसे बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। रोज़ उसे सीधे तौर से मना कर देती है। हुओ से कहता है तुम्हारे पास रिजेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। वो कहता है कि जैसा कि ये रायता फैला हुआ है उस हिसाब से तुम्हें सिर्फ 6 महीने के लिए मेरी फेक फियांसे बनना है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, इस पर साइन कर दो, इसके बाद तुम फ्री हो, तुम्हें जहाँ जाना हो तुम जा सकती हो। मैं तब अनाउंस कर दूंगा कि हमारा रिलेशनशिप नहीं चला और हम ब्रेकअप कर रहे हैं। रोज़ इसे मना कर रही होती है तो बस से कहता है पिछली बार भी तुमने हर्ट किया था काफ़ी, वो काफ़ी नहीं था मुझे, जो वापस से तुम मेरा इमेज ख़राब करना चाह रही हो। वो उसे गिल्ट में डालता है जानबूझ करके, ताकि रोज़ उसके साथ ही फेक फियांसे वाला गेम खेलने के लिए तैयार हो जाए। उससे पता था कि रोज़ सीधी तरीके से तो उसके साथ किसी हालत में नहीं रहने वाली है। सबको वो तो वही दिखा रहा था कि वो बहुत ही सख्त लड़का है, लेकिन एक्चुअल में उसे रोज़ का साथ ही तो चाहिए था। रोज़ यहाँ पर वो देखती है कि कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, बहुत सारे पेजेस है उसमें, तो वो उसे कहती है कि मैं इसे पढ़ के साइन कर दूँगी। वो कहता है डोंट वरी, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाने का कोशिश करूँगा, और यहाँ पर सिर्फ मैं अपनी कंपनी के इमेज के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। अगर जीजी के मॉम से वो इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं मिलने वाला होता तो फिर मैं ये फेक फियांसे वाला गेम कभी नहीं चलता। रोज़ सोचती है कि एक बार तो उसने उसे हर्ट कर ही दिया है, सिर्फ 6 महीने के बाद है वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है बिना पढ़े। साइन करते ही वो रोज़ को कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम मेरी फियांसे हो तो तुम्हें तब तक मेरे साथ रहना पड़ेगा। रोज़ जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है तो वो अफसोस करने लगती है और हो पर गुस्सा करने लगती है। वो उसे कहता है तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना चाहिए था ना, और दुनिया को पता है कि तुम मेरी फियांसे और अलग रहोगी तो कौन है इस बात का भरोसा करने वाला है। वो कहती है ठीक है। वो हुओ के घर शिफ्ट होने के लिए तैयार है। हुओ ने अपने सेक्रेटरी से रोज़ के हाथ के लिए दवा मंगाया था, ऑइंटमेंट मंगाया था। उसका सेक्रेटरी लेकर के आता है तो रोज़ उसे लेने से मना कर देती है और कहती है कि उसे इन दवाओं की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करके वो वहाँ से अपने फ्रेंड एनी से मिलने के लिए चली जाती है ताकि वो वहाँ से शिफ्ट हो सके। वो सोचता है कि अब भी उतनी ही नक चढ़ी है, और वो अपने सेक्रेटरी को रोज़ के साथ भेज देता है ताकि सामान शिफ्ट करने में वो उसका हेल्प कर सके। एनी यहाँ पे रोज़ से कह रही थी कि बहन तो अपना ख्याल रखना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत ही कॉल कर देना। वो कह रही है बस 6 महीने के बाद है, 6 महीने बाद मैं हुओ से पूरी तरीके से ब्रेकअप करके अलग हो जाने वाली हूँ। और फिर उसका सेक्रेटरी उसे वहाँ से लेकर के जाता है। एनी का भाई गू रोज़ को बहुत ही बेचारगी वाली नज़रों से देख रहा था, जैसे कि वो कोई बर्ड हो और एक पिंजरे में कैद हो गई हो। एनी समझ रही थी कि उसका भाई रोज़ के लिए अलग फीलिंग रखता है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में तो वो उसे कभी कन्फेस भी नहीं कर सकता था।
दूसरी तरफ वो उसका सेक्रेटरी जाकर के बताता है कि रोज को उसने उसके घर पर छोड़ दिया है। और रोज से मिलने के लिए जैसे ही घर के लिए निकल रहा था तो उसे उसके डैड का कॉल आता है और वो उसे घर आने के लिए कहते हैं। जब वो घर जाता है तो देखता है कि जीजी वहाँ पर उनके घर पर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर वो समझ जाता है कि वो यहाँ आकर के आग लगा चुकी है। वो के फादर उस पर गुस्सा कर रहे थे कि मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुमने यहाँ पर रोज को अपनी फेक फियांसे बना लिया। वो कहता है डैड, हमारी कंपनी का वो कॉन्ट्रैक्ट ख़राब ना हो, मेरा वो वीडियो ऐसे किसी ने इंटरनेट पर डाल दिया था, दैट्स पे मुझे ये करना पड़ा। उसके डैड उसे कहते हैं शायद तुम भूल रहे हो कि 5 साल पहले उसने तुम्हें ब्लाइंड किया था और मुझसे पैसे ले करके खुद तुम्हें छोड़ करके चली भी गई थी। तुम ऐसी गोल्ड डिगर के साथ कैसे रह सकते हो। और जीजी तुम्हारी होने वाली फियांसे है। जीजी की मॉम ने तुम्हारी मॉम की जान पहले बचाई थी और उन्हीं के एहसान की वजह से हम इतना अच्छा कर रहे हैं। उनसे ये कॉन्ट्रैक्ट हमें लेना ही होगा वरना हमारी कंपनी फिर लॉस में जा सकती है। वो कहता है डोंट वरी डैड, वो कॉन्ट्रैक्ट आप मुझ पर छोड़ दीजिए, वो कॉन्ट्रैक्ट मैं कंपनी के लिए लेकर के आऊँगी। रही बात जीजी को फियांसे बनाने की तो वो मेरा डिसीजन होगा। मेरे मन में अगर इसके लिए फीलिंग आई तो फिर ठीक है, अदरवाइज मैं लवलेस मैरिज में नहीं रह सकता हूँ। अब जो हो की मॉम थी वो हो की फीलिंग को सपोर्ट करते हुए कहती है आप इन दोनों के रिलेशनशिप के बीच में क्यों आ रहे हैं, ये दोनों बच्चे नहीं हैं, ये दोनों खुद ही देख लेंगे क्या करना है। इधर रोज़ सोच रही होती है कि शायद हो अब तक घर नहीं आया है। वो वॉशरूम जाने के लिए जैसे ही गेट ओपन करती है तो सामने हो नहा रहा था और वो जल्दी से गेट बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आता है तो वो उससे कहती है कि तुमने वॉशरूम लॉक क्यों नहीं किया था। वो कहता है ये मेरा घर है और मैं भला वॉशरूम क्यों ही लॉक करके जाऊँ, तुम्हें नॉक करके आना चाहिए था। वो जानबूझ करके उसे थोड़ा सा छेड़ रहा होता है। फिर वो उससे एक पार्टी ड्रेस देते हुए कहता है कि कल हमें एक पार्टी में जाना है, वहाँ मैं उस मैम से कॉन्ट्रैक्ट के लिए बात करने वाला हूँ, तो तुम ये ड्रेस पहन लेना क्योंकि वो पार्टी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला और हम एज ए कपल वहाँ पर जा रहे हैं। अगले सीन में हो और रोज़ एज ए कपल उस पार्टी में एंटर करते हैं। बहुत सारे यहाँ पर रिपोर्टर्स थे जो उनके पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। रोज़ काफ़ी नर्वस थी, वो पहली बार ऐसे बड़े पार्टी में जा रही थी और ऊपर से हो का कपल बन के जा रही थी। वो उसे काम डाउन करते हुए कहता है तुम्हें ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर, मैं संभाल लूँगी। रोज़ का पूछना था कि अगर वो मैम मुझसे मेरी फैमिली बैकग्राउंड पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूँगी। वो कहता है मैं हूँ, मैं देखता हूँ। यहाँ पर तभी वो लेडी एंट्री लेती है। काफ़ी पावरफुल बिजनेस वूमेन थी वो और उसे यहाँ पर हो और रोज़ के रिलेशनशिप के बारे में भी पता था कि वो दोनों फियांसे हैं। तो वो यहाँ पर आती है, बात करती है, रोज़ से हाय हेलो करने के बाद कहती है कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके से सब जगह तुम्हें डिफेंड कर रहा है। ज़रूर ही तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते होगे। किस फैमिली से बिलोंग करती हो तुम, तुम्हारा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। वो यहाँ पर सिचुएशन को संभालते हुए कहता है कि हाँ एक्चुअली मैं रोज़ से बहुत ही प्यार करता हूँ। पिछले कई सालों से हम रिलेशनशिप में हैं और अभी कुछ दिनों से ये मेरी फियांसे बनी है। इसने मेरी ज़िंदगी को इस तरीके से चेंज किया कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी लाइफ इतनी कलरफुल भी हो सकती है। इसने मुझे प्यार करना सिखाया, रिश्तों की अहमियत बताई। वो रोज़ का एक अलग ढंग से उसे प्रेज़ कर रहा था, उसकी बड़ाई कर रहा था। रोज़ ने कभी नहीं सोचा था कि वो उसके बारे में ऐसा कुछ सोचता है। जब यहाँ पर जीजी की मॉम उन दोनों के क्लोज रिलेशनशिप को देखती है तो वो भी काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। वो एक ढंग के इंसान को अपने कंपनी का प्रोजेक्ट देना चाह रही थी क्योंकि ये प्रोजेक्ट उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाला था, लेकिन वो देंगे या नहीं ये पता नहीं। वो फिर और बिजनेस वुमेन लोगों से बात करने लगता है और रोज़ यहाँ पर साइड में खड़े होकर सिर्फ उन्हें देख रही थी। तभी वहाँ पर जीजी आती है और कहती है तुम्हें अब तो पता चल गया होगा कि तुम दोनों एक ही दुनिया से कभी बिलोंग नहीं करते हो। जो तुम्हारा नहीं है उसे पाने का सपना देखना बेकार है। रोज़ उसे कहती है तुम्हें मुझे ये बातें याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और अगर सच में वो तुमसे कभी प्यार करेगा ना तो वो कभी मेरे पीछे आएगा ही नहीं। तो अगर मुझे भड़काने का कोशिश कर रही हो तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ये बात तुम अच्छे से जानती हो। अब जब रोज़ प्रोवोक नहीं हो रही थी जीजी के इतने बोलने के बाद भी, तो खुद जीजी को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। वो थोड़ी देर और लोगों से बात करता है और फिर रोज़ के पास आ जाता है। वो कहता है कि क्या हुआ, सब ठीक है ना, जीजी कुछ कह रही थी क्या। वो कहती है कि नहीं। फिर वो ग्रैंड मदर के बारे में पूछता है कि ग्रैंड मदर किधर है। तो रोज़ बताती है कि उन्हें एक फ़ॉरेन पार्टनर मिल गया है और वो फ़ॉरेन में ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। लेकिन हो को लगता है कि क्या सच में यही सच है। तभी वहाँ पर उनका सेक्रेटरी आता है बताने के लिए कि रोज़ के डैड नीचे पार्टी में बहुत तमाशा कर रहे हैं। रोज़ और सारे लोग नीचे चले जाते हैं, फ्री का ड्रामा किसे नहीं चाहिए। वो यहाँ पर हो को देखते हुए कहते हैं कि तुमने मेरी ज़िंदगी के 4 साल बर्बाद कर दिए। रोज़ उन्हें देख करके काफ़ी नर्वस हो जाती है।
क्योंकि यहाँ पर हो की जो आंखें ख़राब हुई थी वो उसके डैड की ही वजह से तो हुई थी। यहाँ पर कहानी फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर कि हम देख रहे थे कि हो किसी रीजन से रोज़ के डैड पिटाई लगा रहे थे और एक फर्नीचर के कॉर्नर लग जाता है हो की आंखों में, जिसके बाद वो टेम्पररी ब्लाइंड हो गया था और इस क्राइम के वजह से रोज़ के डैड को 4 सालों का जेल हो गया था। और अब वो जेल से बाहर आ गया। वो उसे कहता है कि जब अब तुम दोनों साथ में हो तो हम एक फैमिली हैं, ड्रामा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम रोज़ से शादी करना चाहते हो, ठीक है, बदले में तुम्हें मुझे अपनी कंपनी का 10% शेयर एंड 5 मिलियन रुपीज़ देने पड़ेंगे। रोज़ इस बात पर भड़क जाती है और कहती है कि हम तुम्हें कोई पैसा नहीं देने वाले हैं। वो उसे कहता है 1 मिनट रुको, मैं संभालता हूँ। वो रोज़ के डैड को गुस्सा करते हुए कहता है कि शुक्र मनाओ कि सिर्फ तुम्हें 4 साल की ही सज़ा हुई है, लेकिन रोज़ का अब तुमसे कोई रिलेशन नहीं है। तुम रोज़ को कहते हो कि उसके डैड हो, उस समय तुम कहाँ थे जब इसे सबसे ज़्यादा एक इंसान की ज़रूरत थी? तुमने तो बचपन से लेकर के आज तक सिर्फ इसका इस्तेमाल किया है पैसों के लिए। कभी तुम इसे किडनैप करके बुली करते, कभी किसी और को सेल करने का कोशिश करते। तुमने इसे बचपन से ही काम कराया ताकि तुम इससे पैसे ले सको, और तुम खुद को इसका बाप कहते हो। यहाँ पर जीजी की मॉम भी सारे तमाशे देख रही होती है। वो अपने गार्ड्स को कहते हैं इस इंसान को यहाँ से लेकर के जाओ, और अगर ये दोबारा रोज़ के आसपास दिखा तो तुरंत ही पुलिस में कंप्लेन कर देने के लिए। रोज़ ने नहीं सोचा था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो इस तरीके से उसे सपोर्ट करने वाला है, लेकिन सारे लोग आपस में तो गॉसिप करने ही लगते हैं कि रोज़ और वो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर जीजी हो को भड़काने का कोशिश करती है कि रोज़ एक गोल्ड डिगर है और वो तुम्हारे पास पैसे के लिए आई हुई है। वो उसे कहता है मेरी फियांसे कैसी है ये मुझे पता है, किसी और से जानने की ज़रूरत नहीं है। वो रोज़ के बारे में किसी से भी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। रोज़ कहती है हाँ शायद गलती मेरी ही है, मेरी ही डैड की वजह से हो की आंखें इस तरीके से ख़राब हुई थी। वो ऐसे कहता है जो इंसान एक्चुअल में गिल्टी है उसे गिल्टी फील करना चाहिए, गलती तुम्हारी नहीं है। और सबके सामने रोज़ को डिफेंड कर रहा होता है। हमें पता चलता है कि जीजी ने ही यहाँ पे रोज़ के डैड को ऐसे पार्टी में बुलाया था क्योंकि वो यहाँ आकर के तमाशा करे और हो को भी सच्चाई दिखे कि वो दोनों एक दूसरे के लायक नहीं हैं। लेकिन क्या सच में यही रियलिटी थी? अब ये बात तो आगे पता चलने वाला है। फ़िलहाल के लिए उस इंसान को वहाँ से लेकर के जाया जाता है, और जो वो जीजी की मॉम थी वो कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हो को वो कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार हूँ। उन्हें साफ दिख रहा था कि वो रोज़ से कितना ज़्यादा प्यार करता है। उनके जाते हैं यहाँ पर रोज़ थोड़ी सी शांत हो जाती है। वो कहता है कि डोंट वरी, अब वो तुम्हें परेशान नहीं करने वाला है। रोज़ कहती है मुझे वॉशरूम जाना है। वो ये कह के वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। अभी जो कुछ हुआ वो उसी बारे में सोच रही थी। वो जानती थी उसका डैड वापस उससे पैसे लेने के लिए ज़रूर ही आएगा, और तभी जैसे ही वो ऊपर स्टेयर्स पर चढ़ती है सामने उसका डैड यहाँ पर आ जाता है और वो से कहता है लगता है कि तुम्हारे पंख कुछ ज़्यादा ही निकल गए हैं। अब तुम हो के साथ हो, वो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है तो तुम मुझसे डरना ही बंद कर दियो। 1 हफ्ते दे रहा हूँ तुम्हें, अगर 5 मिलियन तुमने मुझे नहीं दिए तो पिछली बार तो मैंने सिर्फ वो को अंधा किया था, इस बार मैं उसकी टांगें भी तोड़ने वाला हूँ। इधर वो रोज़ को ढूंढते हुए आ रहा था कि काफ़ी देर हो गया रोज़ वॉशरूम से आई नहीं। तभी रोज़ के डैड की नज़र हो पर पड़ती है और वो रोज़ को स्टेयर से नीचे धक्का दे देता है। थैंकफुली हो वहाँ समय से पहुँच जाता है और रोज़ को बहुत ज़्यादा चोट लगने से बचा लेता है। उसका डैड वहाँ से फ़िलहाल के लिए फ़रार हो जाता है, लेकिन चोट यहाँ पर हो के हाथ में थोड़ा लग जाता है। उसका सेक्रेटरी जल्दी जल्दी यहाँ पर आता है, दोनों को उठाता है और रोज़ बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट फील करने लगती है कि एक बार और हो उसे संभालने के चक्कर में ऐसे इंजर्ड हो चुका है। तभी वहाँ पर जीजी आती है। वो हो का केयर करते हुए कहती है जल्दी हॉस्पिटल चलो। वो रोज़ को ले जाने से मना कर रही थी और कहती है कि तुम्हारी वजह से हो को चोट लगा है, लेकिन हो जीजी को अपने साथ ले जाने से मना करता है और कहता है जिसे चोट लगा है, जिसकी वजह से चोट लगा है वही मेरा ख्याल करेगा, और वह रोज़ को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। जीजी दूसरी कार से हो को फॉलो करते हुए हॉस्पिटल आती है, जहाँ पर कि वो रोज़ को डांट लगाती है तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है, तुम जब से हो के लाइफ में हो तब से सिर्फ उसे इंसर्ट ही कर रही हो, फिर भी तुम अभी उसके लाइफ में हो, तुम उसके लाइफ से चली क्यों नहीं जाती। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आता है और कहता है कि हो रोज़ को मिलने के लिए अंदर बुला रहा है। जीजी भी जाना चाहती थी लेकिन वो उसे रोक देता है और कहता है कि उसने सिर्फ रोज़ को ही बुलाया है। इधर हॉस्पिटल में अंदर वो डॉक्टर से कह रहा था आर यू श्योर कि मुझे प्लास्टर वगैरह नहीं लगाना है, सिर्फ थोड़ा सा ही चोट लगा है। डॉक्टर कहता है हाँ सिर्फ थोड़ा सा ही चोट लगा है, 2-3 दिन ये ऑइंटमेंट लगाओ, स्प्रे लगाओ, ठीक हो जाओगे।
वो सोच रहा था कि रोज़ की सिंपैथी और प्यार पाने के लिए उसे थोड़ी एक्टिंग तो करनी पड़ेगी। डॉक्टर से मिलने के बाद जब रोज़ यहाँ पर आती है तो वो थोड़ी ज़्यादा ही एक्टिंग करने लगता है कि उसके हाथों में ज़्यादा ही दर्द है और रोज़ को उसका ख्याल रखने के लिए कहता है जब तक कि उसका हाथ ठीक नहीं हो जाता। रोज़ को थोड़ा सा तो गिल्ट हो ही रहा था कि उसकी वजह से वो ऐसे इंसर्ड है, तो वो उसे संभालते हुए वहाँ से लेकर के जाती है। घर जाने के बाद रोज़ वो उसे कह रही थी कि जब हम एक दूसरे के साथ थे सिर्फ जीजी के मॉम का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए और उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए हाँ कह दिया है, तो फिर क्यों ना हम अपने एग्रीमेंट को पहले ही तोड़ लें और मुझे तुम्हारी फेक फियोंसे बनने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। वो उसे कहता है लगता है तुम्हें मुझसे पीछे छुड़ाने की थोड़ी ज़्यादा ही जल्दी है। रोज़ कह रही हाँ ऑब्वियसली मुझे ऐसे फेक रिलेशनशिप में तुम्हारे साथ नहीं रहना। वो उसे कहता है 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है और 6 महीने से पहले ये नहीं टूटने वाला। उन्होंने अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए हाँ कहा है, कॉन्ट्रैक्ट दिया नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट अभी अप्लाई नहीं हुआ हमारी कंपनी के साथ। रोज़ वो उसे कहती है कि क्या वो उसे 5 मिलियन उधार दे सकता है, वो उसे लौटा देगा। वो उसे कहता है वापस से पैसा, तुम लिटरली सिर्फ पैसे के पीछे पड़ी हो। रोज़ कहती है और नहीं तो क्या, पैसे किसे नहीं चाहिए, तुम सीधे से बताओ मुझे 5 मिलियन तुम दोगे या नहीं। वो उसे 5 मिलियन देने से मना कर देता है क्योंकि रोज़ से उसने पूछा था कि उसे पैसे क्यों चाहिए, तो वो उसे नहीं बताती है। इसी वजह से वो ने उसे पैसे देने से मना कर दिया था। तो रोज़ गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। रात में हुओ को नींद नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका डैड वापस से रोज़ को बुली तो नहीं कर रहा है, इसी वजह से उसे पैसे तो नहीं चाहिए थे ना। वो रोज़ को ढूंढते उसके कमरे में जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रोज़ यहाँ है नहीं। तो वो अपने सेक्रेटरी से पता करने के लिए बोलता है कि रोज़ किधर है। इधर रोज़ अपनी फ्रेंड एनी और उसके भाई गूज से मिलने के लिए जाती है। वो गूज से कहती है कि क्या वो उसे 5 मिलियन उधार दे सकता है, उसे जल्दी ही लौटा देगी। इस बात पर गूज से कहता है कि क्या ये पैसे ले करके वो से पूरी तरीके से पीछे छुड़ा सकती है। इस बात पर रोज़ कहती है नहीं, लेकिन वो उसे जल्दी ही इन पैसों को लौटा देगी। वो कहता है ठीक है, तो तुम्हें इतना रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे पैसे देने के लिए तैयार है, कल उसके अकाउंट में 5 मिलियन रुपीज़ ट्रांसफ़र करा देगा। रोज़ ये बात सुनते ही खुश हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो आ जाता है। रोज़ उसे देख के बोलने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो उसे कहता है कि मेरी फियांसे आधी रात को किसी लड़के के साथ प्राइवेट मीटिंग कर रही है, तुम्हें मेरे नाम का ख्याल नहीं है, तो मुझे तो अपनी इमेज की फ़िक्र है ना, मैं तो देखने के लिए आऊँगा ना। एनी कहती है 1 मिनट, ये कोई प्राइवेट मीटिंग नहीं है, मैं भी हूँ यहाँ पर। वो गो को कहता है बड़ा तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं, 5 मिलियन तुम मेरी फियांसे को उधार दे रहे हो, लगता है कि मुझे अपनी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी कंपनी से निकालना ही पड़ेगा। रोज़ ऐसा नहीं चाहती थी। वो गो से कहती है छोड़ दो, तुम्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। वो हो के साथ वहाँ से जाने लगती है और गुस्सा होकर के कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ना तो मुझे पैसे दे रहे हो और ना ही मुझे किसी और से पैसे लेने दे रहे हो। तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे सामने गिर गिराऊँ तब तुम मुझे पैसे देने वाले हो। एक्चुअल में वो चाह तो कुछ यही रहा था कि रोज़ उसे थोड़ा रिक्वेस्ट करे तो उसे पैसे ज़रूर ही दे देगा, और देगा भी क्यों नहीं, वो उसकी फियांसे जो है। लेकिन यहाँ पर क्या सच में यही सच्चाई है। वो उसे कुछ नहीं कहता है। वो एक होटल पर उतर जाता है जहाँ पर कि उसके सेक्रेटरी से वो बात कर रही थी। तो वो उससे कहता है कि एक्चुअल में वो शायद अब भी आपको भूल नहीं पाए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो अब भी आपको उतना ही पसंद करते हैं। उन्होंने अपने पूरे पेंटिंग के पैसन को छोड़ दिया क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उनकी आंखें ठीक नहीं थी ना। अब वो जानती थी रोज़ उसे वो के लिए बुरा तो बहुत लगता था, लेकिन वो चीज़ों को ठीक नहीं कर सकती थी। वो ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से जानती थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर वो रोज़ को अपने साथ कहीं चलने के लिए बोलता है। अब उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ लेके जाने वाला है। वो उसे एक एक्टिंग डायरेक्टर के पास लेकर के जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें पैसे कमाने हैं तो तुम्हें इनके साथ काम करना पड़ेगा। रोज़ उसे कहती है तुम्हें मेरा ड्रीम याद है। एक्चुअल में रोज़ एक थिएटर में काम किया करती थी और वो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उसका सपना था ये कि वो एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस बने, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से वो अपना सपना कभी पूरा नहीं कर पाई। वो उसे कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए लेके आया हूँ, पैसे तुम्हें मिलते रहेंगे। तभी वहाँ पर जीजी भी आती है। वो उसे कहने लगती है कि रोज़ यहाँ क्या कर रही है। वो कहता है ये यहाँ पर अपना जॉब करने के लिए आई है, बेहतर होगा कि तुम इससे दूर ही रहो। जीजी तो बिल्कुल नहीं चाहती थी रोज़ को देखना, लेकिन वो उसे लेके आया है तो उसे झेलना ही पड़ेगा ना।
यहाँ पर डायरेक्टर रोज़ को कह रहा था कि तुम उसकी फियांसे हो, तुम छोटा मोटा काम कैसे करोगी। रोज़ कहती है कि आप बस मुझे अपने असिस्टेंट की तरह ट्रीट करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे हो कि फियांसे का आइडेंटिटी नहीं चाहिए, आप मुझे मेरे टैलेंट के हिसाब से पहचानो। तो कुछ सोचने समझने के बाद वो डायरेक्टर मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तब अपने जॉब पर रखता हूँ। ये सुनते ही रोज़ काफ़ी खुश हो जाती है। वो एक्चुअल में इस डायरेक्टर के साथ काफ़ी लंबे समय से काम करना चाह रही थी, लेकिन हो की वजह से उसे ये जॉब काफ़ी आसानी से मिल जाता है। लेकिन ये जॉब कितना टफ होने वाला था, उसने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब हो वहाँ से जा रहा था तो उसका सेक्रेटरी से कहता है, आप तो रोज़ से हेट करते हो ना, तो फिर आप उसका सपना पूरा करने के लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। से कहता है, तुम्हें क्या पता कि जब इंसान को अपना सपना, अपना ड्रीम छोड़ना पड़ता है तो कैसा लगता है। फिर सोचता है, एक मिनट, ये मैं तुम्हें क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसका सेक्रेटरी कहता है, आप सही कह रहे हो बॉस, आपको रोज़ को ये बातें एक्सप्लेन करनी चाहिए। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोज़ चुपचाप अपना काम कर रही होती है और जो दो को एक्ट्रेसेस थी वो लोग रोज़ को थोड़ा परेशान कर रहे होते हैं रोज़ के बारे में जानने के बहाने कि आखिरकार वो करती क्या है, इतनी आसानी से उसे जॉब कैसे मिल गया। सब यहाँ पे रोज़ के पास्ट के बारे में जानते थे कि अचानक से उसे काफ़ी अच्छा मौका मिलने वाला था, लेकिन उसने उस पोस्ट को छोड़ दिया था और उसके बारे में अफेयर भी चल रहा था कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। रोज़ किसी को कुछ भी एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी नहीं समझती है, इनसे बातें करना ही बेकार है। ये लोग सब यहाँ पे रोज़ को जज कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी वहाँ पे रोज़ की फ्रेंड आ जाती है और वो उन्हीं लोगों को डांटने लगती है। जो सेकंड एक्ट्रेस थी वो कह रही होती है, तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए, हो और जिसे ही परफेक्ट मैच है और आने वाले फ्यूचर में दोनों शादी भी करने वाले हैं। कहानी का फर्स्ट पार्ट हमारे यहीं पर एंड कर दिया जाता है। आगे इनकी लव स्टोरी कैसे बढ़ने वाली है और क्या रोज़ को एहसास हो पाएगा कि वो अब भी उससे उतना ही प्यार करता है, जानने के लिए इस कहानी के सेकंड यानी कि लास्ट पार्ट में आप लोग ज़रूर आइएगा। तब तक के लिए आप मेरी पुरानी कहानियाँ देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वरना इस कहानी का सेकंड पार्ट आएगा तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचने वाला है।